संघ प्रमुख एक हिसाब से घुटने टेक चुके हैं। संघ प्रमुख एक हिसाब से गुजरात लॉबी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। इसीलिए वो इस तरह के अलबल बयान दे रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली और लखनऊ के बीच में खींचतान चल रही है, लेकिन अब नागपुर और दिल्ली के बीच में भी खींचतान बढ़ सकती है, क्योंकि संघ प्रमुख का एक बयान निकलकर सामने आया है। संघ प्रमुख कह रहे हैं कि अगर आरएसएस उनसे कहेगा तो वो पद छोड़ देंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, मोदी जी की तरफ क्या वो इशारा कर रहे हैं? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। सर, आखिरकार संघ किस तरफ जा रहा है और मोहन भागवत का रुझान किस तरफ दिख रहा है? क्योंकि उनके जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि संघ कहेगा तो पद छोड़ दूंगा। तो ये किस तरफ इशारा है? मोदी जी की तरफ इशारा है कि कोई उनसे कह नहीं रहा है तो वो पद नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि संघ प्रमुख जब तैयार हैं, एक संगठन के लीडर जब तैयार हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति जैसी रही है उसको लेकर तो संदेश कुछ और ही दिख रहा है। ये हिमांशु जी बिल्कुल वैसे ही है मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट, जैसे अभी तक नड्डा जी का स्टेटमेंट आ रहा था कि कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मरे जा रहे थे नड्डा जी के बिना, इसीलिए नड्डा जी इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। उसी तरह से मोहन भागवत जी हैं। मोहन भागवत जी ने और मोदी जी ने मिलकर ही 75 का फॉर्मूला इजाद किया था, और जब दोनों 75 में प्रवेश कर गए तो वो कहा नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, और आरएसएस में तो ऐसी कोई परंपरा है भी नहीं कि 75 साल में पद छोड़ा जाए। उसके बाद क्या हुआ कि 2024 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, गुजरात लॉबी है, वो कमजोर पड़ गई, तो संघ थोड़ा लगा कि संघ मजबूत है और संघ ने जो है अपना दबदबा दिखाना शुरू किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे संजय जोशी के नाम को लेके दबाव डालना शुरू किया, और गुजरात लॉबी दबाव में आई भी। लेकिन गुजरात लॉबी ने जो पैंतरेबाजी चली वो ये थी कि पहले महाराष्ट्र चुनाव है, ये कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव हो गया, उसके बाद हरियाणा चुनाव हो गया, उसके बाद दिल्ली चुनाव हो गया, उसके बाद बिहार चुनाव हो गया, और ये चारों चुनाव जीतने के बाद आज गुजरात लॉबी फिर स्ट्रांग हो गई है। उनको लगता है कि हमारा दबदबा बरकरार है और हम 4 राज्यों में चुनाव जीत चुके हैं। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब संघ ने बात करी तो संघ में इतना दम नहीं था कि अपनी बात को दमदार तरीके से रख सके, और पहले तो संघ ने दबाव बना लिया था। लेकिन उसी को चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसको हम मोदी शाह ग्रुप कह रहे हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टैंप बना लिया अपना, और अब वो प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे, माना ये जाता था कि योगी जी को संघ का आशीर्वाद है, योगी जी के ऊपर संघ का हाथ है, इसीलिए योगी जी खुल के मैच खेल रहे हैं और बार बार केंद्र को आउट कर दे रहे हैं। तो लेकिन जिस प्रकार से अभी दबाव योगी जी के ऊपर भी आया है और संघ प्रमुख के ऊपर भी आया है, देखिए संघ प्रमुख की समस्या ये है कि संघ प्रमुख अगर पद छोड़ते भी हैं तो उनको मालूम है कि संघ का जो प्रमुख बनेगा वो कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी का आदमी बनेगा। तो और वो जब बनेगा तो फिर तो बिल्कुल ये धुआंधार मैच गुजरात लॉबी खेलेगी। अभी तो कहीं कहीं ये बीच में ब्रेक लगा देते हैं, और अभी इन्होंने भी कोशिश की है कि भाई यूजीसी पर भी बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जब जिस चीज को सब मानते हो, जिससे सब सहमत हो, उसी को लागू करना चाहिए, सबकी सहमति से लागू करना चाहिए। इस तरह का बयान संघ प्रमुख का आ रहा है, लेकिन संघ प्रमुख अपनी मर्जी से पद छोड़ना नहीं चाहते। अगर संघ प्रमुख इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि पीछे से उनके ऊपर दबाव बहुत है, और कभी भी वो पद अपना छोड़ते हैं तो फिर संघ की लॉबी समाप्त हो जाएगी, और जो भारतीय जनता पार्टी यानी गुजरात लॉबी के लोग हैं, संघ में भी उनके लोग हैं, वो हावी हो जाएंगे और उन्हीं की लॉबी का संघ प्रमुख बनेगा। तो जहां आधिपत्य आज उनका केंद्र सरकार पे
भारतीय जनता पार्टी पे और तमाम देश के अधिकतर मुख्यमंत्रियों पे है, वहां उनका आधिपत्य संघ के ऊपर भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज से चिंतित दिखाई देते हैं मोहन भागवत, और यही उनका कारण है कि वो पद को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते, वो समय बिताना चाहते। वो चाहते हैं कि समय और बीत जाए, समय बीत जाए तो हो सकता है परिस्थितियां बदल जाए, क्योंकि कई बार लगता है हमें कि परिस्थितियां बदल जाएंगी, योगी जी पटकनी दे देंगे गुजरात लॉबी को, या कोई ऐसा करिश्मा हो जाएगा स्टीम फाइल, या कोई दूसरा कुछ ऐसा हो जाए, या भाई कोई अविश्वास प्रस्ताव ले आए सरकार के खिलाफ और सरकार जो है फिर दयनीय स्थिति में आ जाए, सरकार खतरे में आ जाए, तो संघ की जरूरत पड़ेगी और इस बीच में हम जो है अपना मामला ठीक कर लें। हो सकता है इस उम्मीद में भी संघ प्रमुख जो है इस्तीफा ना दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात लॉबी भी आज बहुत दबाव में है। जिस प्रकार से उनके लोगों के, उनके सहयोगियों के, उनके मंत्रियों के नाम स्टीम फाइल में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी असहज हैं, भले ही कुछ बोल ना रहे हों। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दुनिया के जिन जिन नेताओं के, जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, उनके प्रति विरोध प्रदर्शन उन देशों में हो रहा है। और अभी तो हाल की अगर आप कल की तस्वीरें देखेंगे अमेरिका की, वहां ट्रंप का भयंकर विरोध हो रहा है। तो उसी तरह से कल को हमारे यहाँ क्या होगा, उस चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई मंत्रियों के नाम भी आए, जिसमें हरदीप पुरी का नाम नंबर 1 पे चल रहा है। तो इसलिए दबाव में कहीं ना कहीं संघ चाह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है या गुजरात लॉबी आती है तो उसका फायदा संघ उठा सकता है। इस और भी सोच रहे हैं संघ प्रमुख, मुझे ऐसा लगता है जी। अच्छा, संघ प्रमुख ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस का कोई मुखिया बनेगा तो वो हिंदू बनेगा, लेकिन असम के मुख्यमंत्री कुछ अनचंड बयान भी देते हैं पहले, और उसके बाद उनका एक वीडियो भी असम के भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया जाता है, जिसमें वो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं, गोली मार रहे हैं मुसलमानों को। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या, संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मिला है, तो क्या इस वक्त जो है हर कोई अपनी राह चल रहा है, मतलब हर कोई अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में नजर आ रहा है, अपना अपना बाहुबल बढ़ाने के चक्कर में नजर आ रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। एक जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, जिसका दम भारतीय जनता पार्टी अक्सर भरती है, वो रहा नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी में, या फिर मोदी शाह के नेतृत्व में? नहीं हिमांशु, ये तो बहुत पहले बात हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हम सैद्धांतिक पार्टी मानते थे, सिद्धांतवादी पार्टी मानते थे, वो तमगा तो बहुत पहले ही पार्टी से छीन चुका है। पार्टी में कोई सिद्धांतवाद और कोई इस तरह की चीजों का या कोई बात मायने नहीं रखती है। नहीं सर, दो उदाहरण है। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर बृजभूषण राजपूत, उन्होंने खुलासा किया कि उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन ये शिगुफा किसने फेंका कि नोटिस जारी किया गया है, 7 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। एक तो ये एक अदना सा विधायक योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री को सड़क पर घेर लेता है और उसको नोटिस तक जारी नहीं कर पाता है, पूरा जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो एटमॉस्फेयर है वो। और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, वो सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, असंवैधानिक भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उनको भी कोई नोटिस जारी नहीं हो पा रहा है। तो छोटा विधायक है या फिर मुख्यमंत्री है, हर कोई अपनी तरह से काम कर रहा है, कोई कुछ हो नहीं रहा पार्टी के भीतर, या फिर एक जो संदेश जा रहा है नेगेटिव, उसको भी संभाल पाने की परिस्थिति में कोई क्यों नहीं आ पा रहा है? नहीं देखिए, मैं हिमांशु में पहले ही आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से हम नैतिकतावादी पार्टी, सिद्धांतवादी पार्टी और तमाम ये होता था कि भाई ये पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी है और यहाँ पे तत्काल इस्तीफे होते, हमने देखा अडवाणी जी का नाम हवाला कांड में आया था, उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के कई लोगों के नाम आए थे, सबने इस्तीफा दे दिया था। अडवाणी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं जब तक पाक साफ नहीं हो जाता तब तक मैं किसी पद पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने इस्तीफा दिया, जांच हुई और जांच में वो पाक साफ निकले तो वापस पद पे आए। यही वो भारतीय जनता पार्टी है। तमाम हमने चीजें देखी है, वाजपेयी जी की चीजें देखी है। वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, उन्होंने शाम दाम दंड भेद करके अपनी सरकार को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। आज भी उनका भाषण प्रचलित है, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी सत्ता हो तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा। दूसरी बातें कई सारी उनके ऐसे उदाहरण हैं जो जो एक
सिद्धांत पेश करते हैं। एक किस्सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे देश के, और विपक्ष में कांग्रेस थी, सोनिया गांधी थी, बाकी लोग थे, और चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम विपक्ष के जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है उनको जेल में डालेंगे। तो फिर कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आपने कहा था कि आप सोनिया गांधी को और विपक्षी दल के कुछ नेताओं को जेल में डालेंगे, आपने अभी तक किसी को भेजा नहीं है। तो वाजपेयी जी ने सीधा कहा था कि ये मेरा काम नहीं है, जांच एजेंसियां जांच करेंगी और जांच में जो जेल जाना होगा वो जेल जाएगा। मैं निजी खुन्नस में आके किसी नेता को, किसी विपक्ष के नेता को जेल में भेजूं, मेरी ऐसी ना मानसिकता है और ना हमारी पार्टी का सिद्धांत है। तो इसलिए हम किसी के ऊपर उस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। सिस्टम जो है या एजेंसी जो है वो अपना काम करेगी। अगर जांच में वो व्यक्ति दोषी पाया जाता, चाहे वो कोई भी हो, जेल जाएगा। ये सिद्धांतवादी भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन उसके उलट जो आज आप देख रहे हैं, आप विधायक की बात कर रहे हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एक कार्यकर्ता हो अदना सा, भारतीय जनता पार्टी में नंगा नाच चल रहा है। जिस मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के हैं ही नहीं, वो कांग्रेस से आए हैं और वो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। जिस तरह का वीडियो उन्होंने जारी किया है वो AI से बनाया हुआ वीडियो है, और उस वीडियो को बना के वो वहां के वातावरण को खराब करना चाहते हैं, अपने सियासी हितों को साधना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रकार का एक माहौल वहां पे जहरीला माहौल बन जाए और उसमें जो है तमाम हिंदू इकट्ठे होकर मुसलमानों के नाम पे उनको वोट दे और वो पुनः सत्ता में आ जाए। जबकि वो विकास कार्यों की बात नहीं कर रहे, वो शिक्षा की बात नहीं कर रहे, वो रोजगारी की बात नहीं कर रहे, वो स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से देश में जो माहौल बना है, ये तमाम जो इंसानों के मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे, वो सब पीछे रह गए हैं। चुनाव सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम पे या धर्म पे या पाखंडवाद पे किया जा रहा है, जुमलेबाजी पे चुनाव हो रहे हैं, और उससे भारतीय जनता पार्टी को अकूत जो है सफलता भी मिल रही है। तो उस सफलता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले पे ये लोग चल रहे हैं। कितना दुर्दांत वीडियो है वो, अगर आप उसको देखें, उसकी व्याख्या करें, और वो जल्दी अगर वो डिलीट नहीं करते तो उस पर कोई ना कोई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगती है, उस पर एक्शन भी होता। शायद उसी से डर के उन्होंने उसको जल्दी से हटाया भी है। इस प्रकार के वीडियो आना मुझे लगता है देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर इस तरह की चीजें होती है तो कहीं ना कहीं सामाजिक तत्व उन चीजों का फायदा उठा के उस तरह की चीजें कर सकते हैं। सरकारें उस पर क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको लगता है उससे फायदा होने वाला है, इस तरह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जी। अच्छा, भागवत जी तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, फिर RSS का जो चीफ है वो सिर्फ हिंदू होगा, मतलब ये बात कहकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे तो कहते हैं कि मुसलमान हिंदू ही हैं, कितनी पीढ़ी वो पीछे चले जाते हैं। देखिए हिमांशु जी, आप जो संघ प्रमुख ने कहा है कि संघ का प्रमुख हिंदू ही बनता है, मैं ये कहता हूँ संघ का प्रमुख ब्राह्मण ही बनता है। और ब्राह्मण भी जो उच्च कोटि का ब्राह्मण होता है, जिसको वो कहते हैं कि चित पावन ब्राह्मण होता है साउथ का, वही अधिकतर बनते हैं। ये तो एक विवाद है कि भाई एक बार रज्जू भैया बन गए, वो ब्राह्मण समाज से नहीं आते थे। देखिए आप उसी की बात मत करिए, भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी के अपने तरीके के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक बनते रहे हैं। बीच में अगर थोड़े समय के लिए, चाहे वो बंगारू लक्ष्मण हो और चाहे दूसरे लोग हों, कई लोगों को तेरे कूचे से बेआबरू होकर हम निकले वाली उसमें जाना पड़ता है। अब किस प्रकार से बंगारू लक्ष्मण के साथ चीजें हुई थी वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो और चाहे संघ का प्रमुख हो, वो एक समाज से और एक जाति से ही बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई बनेगा भी तो वो लंबा नहीं चल पाएगा। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो जुमलेबाज पार्टी इसीलिए कहा जाता है कि वो हर चीज में जुमले छोड़ रही है। तो अब तो संघ प्रमुख भी उनकी राह पे चलते हुए जुमले छोड़ रहे हैं। संघ प्रमुख एक हिसाब से घुटने टेक चुके हैं। संघ प्रमुख एक हिसाब से गुजरात लॉबी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। इसीलिए वो इस तरह के अलबल बयान दे रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। अब उनके हाथ में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, वो खाली बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि बजट में जिस प्रकार से किसानों की अनदेखी की गई है, जिस प्रकार से मजदूरों की अनदेखी की गई है, उस पर भी कोशिश मोहन भागवत जी की रही है कि उनके जो अपने संगठन है किसान
भारतीय किसान संघ जो संघ का एक संस्थान है, उससे चिट्ठी लिखवाई गई है, उससे बयान दिलवाए गए हैं सरकार के खिलाफ। मजदूर संघ से भी विरोध करवाया है इस बजट का कि इस बजट में मजदूरों के लिए कुछ नहीं सरकार ने रखा है। अरे भाई, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपने बजट पेश किया है और आप ही उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या जताता है कि अंदर खाने कहीं न कहीं सब चीजें ठीक नहीं है। इसीलिए आपका जो इंटरनल संगठन है वो बजट की जो है मुखालफत कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं अंदर चीजें सुलग रही हैं, वो हमारे सामने नहीं आ रही हैं। इसलिए खाली बयानबाजी की धुरा कुश्ती चल रही है, चाहे वो संघ प्रमुख हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। ये खाली भारतीय जनता पार्टी में जुमलेबाजी संघ में भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी में भी चल रही है। आपको अच्छा देखना होगा कि अभी जो नया चुनाव आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, वहां और नई जुमलेबाजी होंगी। जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश को लेकर एक संक्षेप जवाब आपसे चाहूंगा। पंकज चौधरी ने अभी एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने बजट सत्र को लेकर उत्तर प्रदेश में जो शुरू होने वाला है उसकी बात की और कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री का नाम ले लिया, योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो नए अध्यक्ष हैं वो क्या बिल्कुल खुलकर बैटिंग करने लगे? अभी कुछ दिन पहले कानपुर से खबर आई थी, 50 मिनट का भाषण दिया, एक बार भी योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में भी तो अगले साल चुनाव होने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ किस तरह से फंस चुके हैं या फंसाए जा रहे हैं, उसको लेकर गुणागणित सेट की जा रही है क्या? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, ये बार बार मैं आपको 2024 की याद दिलाता हूँ कि 2024 में योगी जी ने जो गुजरात लॉबी के साथ केंद्र की भाजपा के साथ किया था, कहीं ना कहीं केंद्र उसका बदला लेना चाहता है और मानता है कि वो जो रिजल्ट उस तरह से आए उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं योगी है। आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनको केंद्र से भेजा गया है। केंद्र में वो मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, और उनको वहां से हटा के यहाँ भेजा है, जबकि अभी तक तो हटाया भी नहीं, भी वहां मंत्री भी हैं वो और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दूसरा क्या है कि अभी नया मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में है और ये कोशिश है कि उसमें अधिकतर वो विधायक रखे जाएं जो केंद्र समर्थित विधायक है, उनको मंत्री बनाया जाए योगी को घेरने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि संघ प्रमुख जिस तरह से घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं योगी की पीठ पर जो संघ का हाथ था वो भी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें कितने लोग योगी की पसंद के बनते हैं और कितने लोग केंद्र की पसंद के बनते हैं, वो हमें जताएगा कि योगी कितने मजबूत उत्तर प्रदेश में बचे हैं। जो आपने पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष की बात की है, इसमें मुझे ना कोई डाउट है, ना कोई दो राय है कि ये बैटिंग किसके इशारे पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखिए, देश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो प्रदेश का विकास भी मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री उनको नाम दें। तो योगी जी का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि 2 खेमे उत्तर प्रदेश में भाजपा के बने हुए हैं और जो दिल्ली वाला खेमा है, इसमें कोई दो राय नहीं, पंकज जी दिल्ली वाले खेमे के सदस्य हैं। तो दिल्ली वाला खेमा और लखनऊ वाला खेमा आपस में जो है नूरा कुश्ती कर रहे हैं और संग्राम चल रहा है अंदर ही अंदर। अब उस संग्राम का पटापेक्ष क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। और क्या इस जंग में जो केंद्र की और लखनऊ की चल रही है, कहीं इसमें मैं बार बार आपको कहता हूं कि इस जंग में कहीं फायदा तीसरे को तो नहीं हो जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की आपदा चल रही है दिल्ली लखनऊ की, कहीं इसमें फायदा एटा मैनपुरी को तो नहीं हो जाएगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक जो जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी राय क्या है, दर्शक किस तरह से देख रहे हैं मोहन भागवत के बयान को? क्या प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं मोहन भागवत या फिर घुटने टेक दिए उन्होंने? किस तरह से आप देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।